Good morning, students. Now discuss the aneurysm. Now discuss the aneurysm. एनुरिज्म क्या होता है कि एनुरिज्म सेरेब्रल एनुरिज्म का मतलब है कि जो अपना ब्रेन होता है और ब्रेन के अंदर क्या होता है कि बीच में गैस भर जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, सेरेब्रल एनुरिज्म्स कहते हैं। ए ब्रेन एनुरिज्म आल्सो कॉल्ड ए सेरेब्रल और इंट्राक्रैनियल एनुरिज्म is an abnormal bulging outward of one of the arterial in the brains। यानी कि इसके अंदर क्या है कि ब्रेन एनुरिज्म को ही सेरेब्रल एनुरिज्म कहा जाता है। और इसके अंदर क्या हो जाता है, बल्ज हो जाता है, अबनॉर्मल बल्ज हो जाता है। किसका? गैस का। किसके अंदर? जो ब्रेन आर्टरीज होती है उसके अंदर। सेरेब्रल एनुरिज्म कैन अकर्स एनीवेयर इन द ब्रेन, यानी ये ब्रेन के किसी भी पार्ट्स के अंदर हो सकता है। मोस्ट आर लोकेटेड अलोंग ए लूप ऑफ आर्टरीज, ये ज़्यादातर है वो लूप ऑफ आर्टरीज के अंदर पाया जाता है। दैट रन बिटवीन द अंडर साइड्स ऑफ द ब्रेन्स एंड बेस ऑफ द स्कल्स। ये हो सकता है कि ब्रेन के अंदर रहा हो या फिर जो स्कल्स पार्ट्स होता है वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकता है। ब्रेन एन्यूरिज्म आर ऑफ्टन डिस्कवर्ड where the rupture of causing the bleedings into the brains or the space closely surrounding the brain called the subarachnoid space causing a। इसके अंदर क्या होता है कि सीधी सी बात ये है कि इसके अंदर अपन बात करें कि सबसे पहले ब्रेन एन्यूरिज्म्स है वो डिस्कवर्ड खोज हुई थी कि रप्चर हो जाए या फिर कोजिंग द ब्लीडिंग्स, कहीं ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग्स हो जाता है, उसकी वजह से कोज होता है। कहाँ पर हो सकती है ब्लीडिंग? सबअरेक्नोइड स्पेस के अंदर। इसके कोजेज की बात करें तो इसके कोजेज के अंदर बता रखा है कि पेरिफेरल विजन डेफिशिएट हो सकता है। और ये क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कि पेरिफेरल विजन डिफिशिएट हो सकता है, थिंकिंग्स ऑफ प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्पीच कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, और इसके अलावा परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हो सकती है, और सडन चेंजेस इन द बिहेवियर के अंदर चेंजेस हो सकता है, और लॉस ऑफ द बैलेंस नहीं रहता, बैलेंस नहीं कर पाता व्यक्ति अपनी खुद की बॉडी के ऊपर, एंड ए कोऑर्डिनेशन, और जो सामंजस्य है वो भी स्थापित नहीं कर पाता। और इसके साथ साथ में क्या हो सकता है कि डिक्रीज द कंसंट्रेशन, दिमाग है वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, कंसंट्रेट नहीं कर सकता किसी चीज़ पर, और जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती है वो डिफ़िकल्टी हो जाती है। इसके अलावा फटीग से होता है। अगर अपन बात करें डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की, तो डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन के अंदर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसके अलावा सेरेब्रल एंजियोग्राफी कर सकते हैं, सीटी स्कैन की जा सकती है, और इसके अलावा इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम किया जा सकता है जिसे ईईजी कहा जाता है, या फिर एमआरआई की जा सकती है, या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस किया जा सकता है। अगर इसके अपन मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर है कि एडमिनिस्टर द नाइट्रोप्रिसाइड्स और अल्टरनेटिव आईवी एंटी डिप्रेसेंटिव एजेंट्स एंड क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर्स। यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है कि अगर मान लो ब्लड प्रेशर होता है तो उसको नाइट्रोप्रोसाइड्स दी जा सकती है जो आईवी देते हैं अपन, ठीक है। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है, हाइपरटेंशन को कम करने वाली ड्रग्स होती है। इसके साथ साथ में ब्रेन के अंदर जो लोड होता है उसको भी ये क्या करती है, कम करती है। ब्रेन का प्रेशर है जो आईपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है उसको भी कम करती है। इसके अलावा एडमिनिस्टर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है जैसे निमोडोपिन्स है, प्रिवेंट द वेसोस्पाज्म। इसके अलावा प्रोफेलेराइटिक एंटीबायोटिक्स है, ड्रग्स है, प्रिवेंट द कंट्रोल ऑफ सीजर्स एंड सच एज द फिनाइटोनिन है, फिनोबार्बिटोल है, आर प्रिस्क्राइब्ड द मेडिकेशंस। एनुरिज्म से percussions inside the complete
रेस्ट, बेड रेस्ट एंड एलिवेटेड द 30 डिग्रीज ऑफ जो ब्रेन्स है, अपना जो मस्तिष्क होता है उसको करें, और इंट्रावेनस फ्लूइड चढ़ाया जा सकता है। अवॉइडेंस ऑफ द वाल्स ऑफ फाइल्स मैनेजर्स नेक है, पल्सेक्शन है, डिक्रीज द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाइज, लिमिटेशन ऑफ द विजिटर्स एंड एडमिनिस्टर ऑफ एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव्स, यानी कि उसको एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं, सेडेटिव ड्रग्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं, और लेकिन उनसे जो मिलने के लिए व्यक्ति आते हैं उनकी है वो अमाउंट कम से कम की जाती है। कम से कम लोग मिलने के लिए ऐसा संभव हो सके तो अपन ऐसा ही करते हैं। उसके अंदर ये नहीं है कि मिलने वालों की संख्या है वो अपनी मर्जी से, मिलने के लिए बहुत सारे व्यक्ति आते हैं तो उनसे कन्फ्यूजन प्रोड्यूस होता है। अब बात करेंगे अपन सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर है देर आर टू कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफ रप्चर्ड ब्रेन एन्यूरिज्म। ब्रेन एन्यूरिज्म अगर रप्चर्ड हो जाए तो उसके मुख्यतः दो अपने पास में मेन सर्जिकल प्रोसीजर होता है। फर्स्ट सर्जिकल प्रोसीजर है उसमें वो है सर्जिकल क्लिपिंग। सर्जिकल क्लिपिंग, सर्जिकल क्लिपिंग इज ए प्रोसीजर ऑफ टू क्लोज ऑप्टन द एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म को क्लोज किया जाता है द न्यूरोसर्जन्स के द्वारा। रिमूव द सेक्शन ऑफ स्कल, स्कल के अंदर अपन क्या करते हैं, एक सेक्शन बनाते हैं द एन्यूरिज्म एंड लोकेटेड द ब्लड वेसल्स फीड्स द एन्यूरिज्म, और पता लगाया जाता है कि कौन सी जो आर्टरीज है उसके अंदर एन्यूरिज्म हो रखा है। इसके साथ साथ में अपन क्या कर सकते हैं, then her or he or she place the tiny metal clips neck of the aneurysm to stop the blood flow to it। इसके अलावा उसके अंदर दूसरी जो है वो एंडोवेस्कुलर कोलिंग्स या एंडोवेस्कुलर कोलिंग्स की जा सकती है। तो ये थर्ड है। इसके अंदर क्या एंटी वेंट्रिकुलर एंड लंबर ड्रेसिंग कैथेटर्स एंड शंट सर्जरीज की जा सकती है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले अपन मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस केयरफुली एवरी हावर्स एंड इमीडिएटली नोटिफाई द फिजिशियन ऑफ एनी चेंजेस इन द पेशेंट्स कंडीशन। यानी सबसे पहले पेशेंट की जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है वो चेक करते हैं, उसमें किसी तरह का बदलाव तो नहीं आया है। और अगर बाय द वे कोई बदलाव आता है, कोई चेंजेस आता है, तो अपन सबसे पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये चेंजेस आ रहे हैं, जो उसको अटेंड कर रहा है उनको। इस्टेब्लिश एंड मेंटेन द पेशेंट्स एयरवे नीडेड, और पेशेंट का जो एयरवे है वो प्रॉपर अपन उनकी केयर करते हैं, उनको मेंटेन रखते हैं। एडमिनिस्टर द सप्लीमेंट ऑक्सीजन एज ऑर्डर, जब भी आवश्यकता पड़ती है तो उसको अपन ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करवाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा पोजिशन द पेशेंट टू प्रमोट द पल्मोनरी ड्रेनेज एंड प्रिवेंट द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अलावा पेशेंट का जो पल्मोनरी जो ड्रेनेज है उसको प्रिवेंट करते हैं, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आई है, उसको भी अपन नोटिफाइड करते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। इसके अलावा फोर्थ है कि सक्शन सीक्रेशन फ्रॉम द एयरवे एज ए नेसेसरी टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया एंड वेजोडाइलेशन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन। अगर मान लो कि एक सक्शन किया जा सकता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा हो गई है, ये हाइपोक्सिया को और वेजोडाइलेशन को प्रिवेंट करती है। इसके अलावा मॉनिटर पल्स ऑक्सीमीटर लेवल्स एंड आर्टेरियल ब्लड गैस लेवल्स आर ऑर्डर्ड, यानी कि जब भी अपने को कहा जाता है तो उसका जो आर्टेरियल ब्लड लेवल्स क्या है वो, आर्टेरियल ब्लड गैस लेवल्स क्या है वो, और उसका पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा चेक किया जाता है। अगर मान लो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो ऊपर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देते हैं। इसके अलावा प्रिपेयर द पेशेंट फॉर इमरजेंसी क्रेनियोटोमी इन इंडिकेटेड, अगर मान लो कि आवश्यकता है कि उसको
तुरंत अगर मान लो क्रेनियोटोमी करनी है तो उनको अपन करेंगे तुरंत आवश्यकता अनुसार। इसके अलावा एडमिनिस्टर हाइड्रोलिजीन्स और अनदर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स ऑर्डर्ड, यानी कि अगर मान लो कि अगर डॉक्टर ने कहा है तो या आवश्यकता अनुसार अपन क्या करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एजेंट्स उसको देंगे। ट्रेन द पेशेंट ऑफ्टन द इंक्रीज द डीप ब्रीथिंग एंड लेग मूवमेंट्स, और इसके अलावा अपन उसको कहेंगे कि डीप ब्रीथिंग करे, लेग को मूवमेंट्स करे। इसके अलावा है डिक्रीज एंड कंट्रोल एनी मेजर्स एंड इनिशियल वल्सल मैनवर्स सच एज कपिंग है, स्ट्रेचिंग एट स्टूल है, पुशिंग इन ए बेड विथ ए एल्बो है, ट्रेनिंग विद द माउथ क्लोज है। अगर मान लो कि कहीं पर भी अगर दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है और वो अगर कंडीशन कहीं क्रिएट होती है तो उसको अपन अवॉइड करने के लिए भी बोल लेंगे। अप्लाई द इलास्टिक स्टोकिंग और कंप्रेशन बूस्ट टू पेशेंट लेग्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अपन क्या करेंगे कि अगर मान लो कि अप्लाई इलास्टिक स्टोकिंग कंप्रेशन बूट्स है वो पेशेंट्स को देंगे, जिससे क्या है कि अगर मान लो डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो रखा है तो वो भी प्रिवेंट हो जाएगा। इसके अलावा एसेस द विथ हाइजेनिक केयर एज नेसेसरी, अपन उसकी हाइजीन को भी मेंटेन रखते हैं। अगर पेशेंट का फेशियल वीकनेस है तो वो भी असेस करेंगे। और इसके अलावा गिव द फ्लूइड्स ऑर्डर्ड एट मॉनिटर, यानी कि उसको आईवी फ्लूइड्स भी देना है, मॉनिटर भी करना है और प्रॉपर मात्रा में उचित, और उनका इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो भी बार बार चेक किया जाएगा। ये सारा का सारा एनोरिज्म्स का था। एनोरिज्म के अंदर अपन ने सबसे पहले मान लो कि देखा था, क्या देखा था, कोजेज देखे थे, उनके कोजेज के अंदर भी अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में मान लो कि उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़े थे। इसके अलावा ग्रेडिंग और सेरेब्रल एनोरिज्म है। अगर मान लो कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर भी अपन जैसे मान लो कि स्नोजिया है, वोमिटिंग्स है, स्टीप नेक है, नेक पेन है, ब्लड विजन है, डबल विजन है, ब्रेन अबो एंड बिहाइंड द आई है, डायलेटेड पिप्यूल्स है, सेंसिटिविटी टू लाइट्स है, लॉस ऑफ सेंसेशन है। ये भी उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ही आते हैं। और इसके अलावा क्या किया गया है कि इसको ग्रेडिंग दी गई है। ग्रेडिंग ऑफ सेरेब्रल एनोरिज्म, जीरो ग्रेडिंग के मतलब है अनरप्चर्ड होगा, रप्चर्ड नहीं होगा। ग्रेड फर्स्ट में है कि एसिम्प्टोमेटिक होगा, मिनिमल ड्रेक होगा, वो रप्चर हो सकता है और इसके अंदर हेडेक भी होता है। ग्रेड थर्ड के अंदर मॉडरेट टू सीवियर हेडेक होता है और इसके अलावा रिजिडिटी होता है। नो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट टू अदर क्रेनियल नर्व, और जो क्रेनियल नर्व होते हैं वो डेफिसिट नहीं होते। ग्रेड थर्ड के अंदर है कि ड्रोसिनेस, कन्फ्यूज़न है, माइल्ड फोकल डिफिशिएट है, ये कंडीशंस हो सकती है। और जो ग्रेड फोर्थ होता है उसके अंदर व्यक्ति स्टूपर हो सकता है और मॉडरेट टू सीवियर डेफिशिएट और डिक्रीजेब्रेट पोस्चरिंग हो सकता है। इसके अलावा इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी कि मान लो कोई भी ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, उसकी वजह से वीकनेस होती है, वीकनेस की वजह से abnormal dilation of the valve of arteries or rupture of the cerebral aneurysm, intracranial aneurysm pressure with the thickening of blood valve or blood leak into the subarachnoid space may cause the increase intracranial pressure and ischemia की कंडीशन होती है और सब अरेक्नॉइड्स हेमरेज होने शुरू हो जाता है। मैंने इनको थोड़ा सा अलग अलग वे के अंदर आप लोगों को बताया, लेकिन जैसे ही आपको उचित लगे उसके अनुसार आप इनको एक बार सेट कर लेना। सबसे पहले इसके एक बार मैं थोड़ा सा बता दूं कि एनोरिज्म्स होता क्या है। जो सेरेब्रल एनोरिज्म का मतलब है कि जो ब्रेन की आर्टरीज होती है उसके अंदर एनोरिज्म हो जाता है, उसके अंदर गैस है वो भर जाती है, गैस का स्पेस बन जाता है
उसको अपन सेरेब्रल एन्यूरिज्म्स कहते हैं। इसके कारण जो सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर है वो हेमरेज होने लग जाता है। कॉजेज़ की बात करें तो वो कॉजेज़ सारे होते हैं जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर्स को बढ़ा देते हैं, या कहीं पर भी मान लो चोट लगी हो, या फिर मान लो कि कहीं गैस है, वो क्या हो जाती है बीच में एक बुलबुला ऊपर जाता है, वो सारे के सारे कॉजेज़ क्रिएट करने वाले हैं, वो सेरेब्रल एन्यूरिज्म को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर भी अपन ने पढ़ा है कि नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग्स हो सकता है। इसके अलावा अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एन्यूरिज्म्स की बात की थी, और क्लासिफिकेशन ऑफ एन्यूरिज्म के अंदर है कि भैया अकॉर्डिंग टू साइज के अंदर है फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म है, स्कॉलर्स एन्यूरिज्म है, या डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म है। अकॉर्डिंग टू कोज के अंदर है कि ट्रू एन्यूरिज्म है या फॉल्स एन्यूरिज्म है। कोजेज एंड रिस्क फैक्टर की बात करी तो क्रेनियल कंजेनाइटल हो सकता है, ट्रोमा हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, हैवी अल्कोहल कंजप्शन हो सकता है, ड्रग एब्यूज़ हो सकता है, लोअर एस्ट्रोजन लेवल्स आफ्टर द मेनोपॉज हो सकता है, कंस्टेंट स्ट्रेस हो सकता है, क्रेनियल एंटीरियोवेनस माल फॉर्मेशन हो सकता है, फीमेल हिस्ट्री ऑफ सेरेब्रल एन्यूरिज्म्स हो सकता है। ये सारे के सारे कंडीशंस है वो क्रिएट कर सकते हैं, कोज कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ आपके समझ में नहीं आई है, या मैंने इसमें थोड़ा सा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताया, डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन बताया था, और मैनेजमेंट बताया था, और मैं बाद में इसके भूल गया था कि कॉजेज वगैरह बताने, तो मैंने कॉजेज वगैरह बाद में बताए हैं। और इसका जो मान लो क्लासिफिकेशन था, ग्रेडिंग सिस्टम सा था, वो भी मैंने बाद में बताया आप लोगों को। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है और तो मेरे को बता देना, मैं इनको वास्तव में एकदम सीरियल वाइज सब कुछ दोबारा बता दूंगा। अगर आपके समझ में नहीं आए तो, और समझ में आ गया तो सबसे बढ़िया बात है। ओके, मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। ये लोकेशंस है, उसके बाद में ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनोरिज्म्स है, ये कोजेज और रिस्क फैक्टर है, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, ये इसका ग्रेडिंग सिस्टम्स है, ये इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ये इनकी डेफिनेशंस। ये बच्चे हुए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और उसके बाद में ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये इसका मेडिकल मैनेजमेंट है, ये सर्जिकल मैनेजमेंट है इसका, ये नर्सिंग मैनेजमेंट है इसका,